हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 9 के चैप्टर 1 का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 2 संविधान निर्माण से संबंधित है। पहला प्रश्न है, मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। यह प्रमुख कथन निम्न में से किनका था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेल्सन मंडेला का। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हों। ये कथन नेल्सन मंडेला का है। अगला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला पर दक्षिण अफ्रीका के गोरों के सरकार कब देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1964 में। नेल्सन मंडेला पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन अश्वेत के लिए सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है। रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है और उन्हें अश्वेत कहा जाता है। इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है और उन्हें अश्वेत कहा जाता था। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लों, जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था, और भारत से गए लोग भी थे। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे। इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। अगला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? पहला है, नेल्सन मंडेला को 30 वर्षों तक जेल में कैद रखा गया था। दूसरा है, नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद रखा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है। 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद रखा गया था। अगला प्रश्न है, डैश से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1950। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़तालें आयोजित की। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में कब मध्य रात्रि को गणराज्य का नया झंडा लहराया और दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 26 अप्रैल 1994 को। 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुला।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देश अपने को इंद्रधनुषी देश कहता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। आज का दक्षिण अफ्रीका आज का दक्षिण अफ्रीका खुद को इंद्रधनुषी देश कहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? पहला है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। दूसरा है, दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ। मंडेला ने कहा है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से यह वायदा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। अगला प्रश्न है, वह दस्तावेज जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया जाता है, उस दस्तावेज को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संविधान। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान से क्या तात्पर्य है? निम्न में से कौन कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त में से दोनों। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? पहला है, जिन देशों में संविधान है वे सभी जरूरी है कि लोकतांत्रिक शासन वाले ही देश होंगे। दूसरा है, लेकिन जिस देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगा उस देश में संविधान होना जरूरी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो। अगला प्रश्न है, संविधान निम्नलिखित में से कौन काम नहीं करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह अच्छे समाज के गठन के लिए किसी खास समुदाय और संभ्रांत लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। ये सही नहीं है। संविधान अनेक काम करता है जिनमें ये प्रमुख है। पहला, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। और चौथा, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है, भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था, क्यों?
पहला है, देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। दूसरा है, अंग्रेजों ने देसी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान, जिसमें इच्छा हो, अपनी रियासत का विलय कर दे या स्वतंत्र रहें। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। सही कूट को चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। भारतीय संविधान का निर्माण दक्षिण अफ्रीका की ही तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। एक बड़ी समस्या और भी थी। अंग्रेजों ने देसी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान, जिसमें इच्छा हो, अपनी रियासत का विलय कर दे या स्वतंत्र रहें। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। अगला प्रश्न है, डैश में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1931। 1931 के कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। अगला प्रश्न है, 1928 में ही डैश और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। अगला प्रश्न है, अबुल कलाम आज़ाद का जन्म निम्न में से किस देश में हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सऊदी अरब में। अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 1888 में सऊदी अरब में हुआ था। शिक्षाविद, लेखक और धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे। ये अरबी के विद्वान थे। कांग्रेसी नेता, राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाए थे। मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी थे। बाद में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री रहे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जयपाल सिंह भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान थे। ये कथन सही है। टीटी कृष्णमाचारी, इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। ये प्रारूप कमेटी के सदस्य थे, उद्यमी और कांग्रेसी नेता थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बने। राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ था। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, वकील और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार थे। 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष रहे थे। बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। जयपाल सिंह का जन्म झारखंड में हुआ था। ये खिलाड़ी और शिक्षाविद थे। भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान थे। आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष थे और बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक बने। MC सुखानी, इनका जन्म बंगाल में हुआ था। ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद थे। कांग्रेसी नेता थे। ऑल इंडिया बंगाल विधानसभा के सदस्य थे और बाद में बंगाल के राज्यपाल बने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जी दुर्गाबाई देशमुख। जी दुर्गाबाई देशमुख, इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता थी। आंध्र महिला सभा की संस्थापक थी। कांग्रेस की सक्रिय नेता थी और बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न है, चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे डैश कहते हैं।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संविधान सभा। चुने गए जन प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? पहला है, भारतीय संविधान सभा के लिए मई 1946 ईस्वी में चुनाव हुए थे। दूसरा है, संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। तीसरा है, इसके तत्काल बाद ही देश दो हिस्सों में बट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। सही कूट को चुने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा सही है। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बट गया। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में निम्नलिखित में कितने सदस्य थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 299। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है? पहला है, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा ने 26 दिसंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। दूसरा है, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। सही कूट को चुने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन असत्य है। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारूप कमेटी के प्रमुख डैश ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर अंबेडकर। प्रारूप कमेटी के प्रमुख BR अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई। 2000 से ज़्यादा संशोधनों पर विचार हुआ। अगला प्रश्न है, डैश में अपनी पत्रिका यंग इंडिया के माध्यम से महात्मा गांधी ने उल्लेख किया था कि वे संविधान से क्या चाहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1931। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था। अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक निम्न में से कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। ये अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे, शिक्षाविद और वकील थे, हिंदू महासभा में सक्रिय थे और बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक बने। अगला प्रश्न है, कन्हैया मणिकलाल मुंशी का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात में। कन्हैया मणिकलाल मुंशी का जन्म गुजरात में हुआ था। ये वकील, इतिहासकार और भाषाविद थे, कांग्रेसी नेता और गांधीवादी थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बने, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री के पद पर रहे थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बलदेव सिंह। बलदेव सिंह का जन्म हरियाणा में हुआ था। ये सफल उद्यमी और पंजाब विधानसभा में पंथक अकाली पार्टी के नेता थे। संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत हुए। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री बने। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री निम्न में से कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर अंबेडकर।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। ये प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी थे। बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री बने। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर अंबेडकर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे, वकील और कांग्रेस नेता थे। समाजवाद, लोकतंत्र और साम्राज्यवाद विरोध के पक्षधर थे। बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। अगला प्रश्न है, सोमनाथ लाहिड़ी का जन्म स्थान निम्न में से कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में। सोमनाथ लाहिड़ी का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ। ये लेखक और संपादक थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और बाद में पश्चिम बंगाल विधानसभा में सदस्य बने। अगला प्रश्न है, भारत देश कब आज़ाद हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा माना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रस्तावना को। संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा या बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संपूर्ण प्रभुत्ता संपन्न। प्रभुत्ता संपन्न लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। अगला प्रश्न है, उद्देशिका में ऐसा आचरण करें कि हम एक परिवार के सदस्य हों। शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बंधुता को। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रम सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साम्यवादी। भारत का संविधान उद्देशिका है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एथ द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संघवाद। संघवाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, जबकि समाजवाद, लोकतंत्र और पंथ निरपेक्ष है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, समता से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। समता कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। अगला प्रश्न है, शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा। इस कथन की स्पष्टता निम्नलिखित में से किस शब्द से हो रही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गणराज्य। गणराज्य शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज खानदान का। अगला प्रश्न है, पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। पंथ निरपेक्ष नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी सही है। देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाले बदलाव को संविधान संशोधन कहते हैं। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इसे पवित्र, स्थायी और न बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था। इसीलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा। इन बदलावों को संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया है। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ें तो इसे समझना मुश्किल लगेगा, फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है जिसके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किस बारे में फैसले लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 3 चुनावी राजनीति से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।